ललिता गांव की रहने वाली थी। ललिता का एक भैंसों का तबेला था, जिससे ललिता अच्छी कमाई किया करती थी। कई लीटर दूध से ललिता की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। ऐसे ही ललिता एक रोज अपनी बहू रूपाली से कहती है, बहू, अब तो हमारे दूध का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ माँ जी, दूध का बिजनेस तो हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ललिता के दूध का कारोबार बढ़ता है, वैसे वैसे ललिता अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने लगती है और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर देती है। ऐसा करता देख एक रोज रूपाली उसे देख लेती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये गलत है। हम दूध में नहीं बल्कि अपने ईमान में मिलावट कर रहे हैं। ये सही नहीं है। बहू, क्या करती मैं? दूध की मांग इतनी बढ़ गई है और तबेले का दूध भी पूरा नहीं पड़ता। तो माँ जी, जितना दूध है उतना ही बेचते हैं और कम हो जाता है तो क्या ही होगा। अरे बहू, तो घर कैसे चलेगा? तुझे समझाना मुश्किल है। अभी तू जा यहाँ से। रूपाली अपनी सास की इस हरकत से परेशान हो चुकी थी। उसकी सास गलत कर रही थी, ये जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और वो कुछ करने की सोचती उससे पहले ही लोगों की शिकायतें आने लगती हैं और ऐसे में लोग दूध लेना ही बंद कर देते हैं। ये सब देखकर ललिता परेशान हो जाती है और ललिता एक रोज अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरा ईमान डोल गया था। मैंने दूध में पानी क्या मिलाया? 10 दिन के बाद से ही लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया। कल वाला भी कई लीटर दूध फट चुका है और आज वाला भी फट ही जाना है। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप दूध में पानी ना मिलाओ, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं बिल्कुल भी। बहू, कुछ तो कर। अब मैं क्या करूं? ये बातें सुनकर रूपाली भी सोचती है, अब तो कुछ करना ही होगा। उसकी सास ने जो किया था वो गलत है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल और आज के सारे दूध को मिलाकर हम उसका पनीर बनाएंगे। बहू, ये मजाक का वक्त नहीं है। तू समझती क्यों नहीं? माँ जी, हम कल दूध का पनीर बनाएंगे। 5 किलो पनीर तो बन ही जाएगा। इतना दूध है हमारे पास। और आज वाले दूध की दही जमा देते हैं और कल से ही पनीर के पराठों की दुकान लगाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है बहू, लेकिन क्या तेरी दुकान चलेगी? वो तो हमें 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा माँ जी। अगले ही दिन रूपाली पनीर के पराठों की दुकान खोलती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तवे का फ्रेश पनीर पराठा। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गांव में पनीर के पराठों की दुकान खुली है, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और एक पराठे की कीमत सिर्फ 30 रुपए थी। अब तो दुकान खूब चलने लगती है। एक रोज ललिता की पड़ोसन कल्लो रूपाली की दुकान पर आती है और रूपाली से कहती है, बहू, बढ़िया चल रही है तेरी दुकान। कौन सा जादू किया है लोगों पर तूने? जहाँ ईमान है वहीं तो भगवान का वास है आंटी जी। ये बात अपनी सास ललिता को भी बता देती तो वो सारे गांव में दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचती। बहू चल, अब आई हूँ तो एक पराठा खिला ही दे। अभी तो घर में खाना भी नहीं बना है। जी आंटी जी, अभी लगा देती हूँ आपके लिए पनीर पराठे की प्लेट। कल्लो को रूपाली पनीर के पराठे देती है और कल्लो भी उसे खाकर मन ही मन कहती है, क्या रोटी है? पराठा ही नाम है। जो भी है मस्त है। आंटी जी, और पराठे लाऊं क्या? हाँ बहू, 2 और पराठे ला दे, खा लेती हूँ ना जाने मेरी बहू ने खाना बनाया भी होगा कि नहीं। ये कहकर रूपाली कल्लो को और पराठे देती है और वो इस तरह 5 पराठे खा जाती है और खाकर घर चली जाती है, लेकिन पैसे तो देती ही नहीं। ये देखकर रूपाली अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल्लो आंटी आई थी और 5 पराठे थाप गई और तो और बिना पैसे दिए चली भी गई। अभी देखती हूँ उस कल्लो को। अपना घर समझ रखा है क्या उसने? माँ जी, जाने दो, भीड़ थी, क्या पता इसलिए ना दिया हो। बाद में दे देगी, आप ना जाओ उनके घर पर। अब कल्लो रोज आने लगी थी रूपाली के पनीर के पराठे खाने के लिए और रोज ही 4 से 5 पनीर के पराठे धाप जाया करती। ये काफी समय तक चलता रहता है। एक रोज रूपाली खुद से कहती है, बहुत हो गया कल्लो आंटी का, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये मेरा मुनाफे से ज्यादा नुकसान करवा जाती है। तभी अगले दिन कल्लो पनीर के पराठे खाने के लिए आती है तो रूपाली कल्लो के लिए पनीर की जगह कच्ची हरी मिर्च के पराठे ला कर देती है और जैसे ही मजे से कल्लो पराठे खाती है, वैसे ही कल्लो चिल्ला पड़ती है
और रूपाली से कहती है, बहू तूने मुझे ये क्या खिला दिया? पानी 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 दे बहू, ना जाने पराठे में क्या था। आंटी जी, पनीर के पराठे में पनीर के अलावा और हो ही क्या सकता है? पर आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बहू ना जाने क्या था उस पराठे में, मैं तो पनीर के पराठे समझकर थाप रही थी, ना जाने क्या था उसमें। ये कहकर कल्लो तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन रूपाली नोटिस करती है कि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और वो ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज ना जाने सबको क्या हो गया, कोई भी दुकान पर आ ही नहीं रहा। बहू, मैं भी तो कब से यही देख रही हूँ। न जाने आज सबको क्या हुआ है। रूपाली अपनी सास ललिता से ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे गोलू दिखता है, जो रूपाली की पड़ोस में ही रहा करता था। उसे देखकर रूपाली गोलू से कहती है, गोलू सुन, मुझे तुझसे एक काम है। हाँ चाची, बोलो ना, क्या काम है? आज तू हमारी दुकान के पनीर के पराठे क्यों नहीं लेने आया? अरे चाची, क्या बात कर रही हो आप? पापा तो कह रहे थे कि आप ना सड़े हुए पनीर के पराठे बेच रहे हो। और ये तेरे पापा से किसने कह दिया कि मेरी दुकान पर सड़े हुए पनीर के पराठे मिल रहे हैं? चाची, सच बताऊंगा तो एक पराठा दोगी? चल ठीक है, दूंगी, पर सच बोलियो। चाची, कल ना मेरे घर में ना कल्लो चाची आई थी, जो कह रही थी रूपाली या ललिता की दुकान पर मत जाना, वो सड़ा हुआ पनीर का पराठा बेचती है। अच्छा, तो ये कल्लो आंटी की नई चाल है मेरी दुकान को बंद करने की। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। चाची, मुझे मेरे पराठे दे दो और मुझे जाने दो। रुक जा मोटे, दे रही हूँ। अपना काम निकल गया तो मोटा, वरना गोलू बेटा कर रही थी। चल चुप करके अपने पराठे ले और निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं भी, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैंने भी अपनी मेहनत की रोटी ली है, किसी का एहसान नहीं लिया। रूपाली ये सुनकर परेशान हो जाती है कि कल्लो की वजह से आज उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। तभी वो अगले ही दिन अपनी दुकान खोलती है और अपनी दुकान के आगे एक स्पीकर लगा देती है, जिसमें आवाज लगाकर वो कहती है, एक पनीर के पराठे पर एक पनीर का पराठा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आइए और पनीर के पराठों का जायका उठाइए। ये सुनकर कुछ ही देर में रूपाली के सारे पराठे बिक जाते हैं और अगले दिन भी ग्राहकों की लंबी भीड़ लगती है, जिसे देखकर कल्लो को अंदर ही अंदर जलन होती है। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि कल्लो की हर चाल फेल जो हो जाती थी। तभी कल्लो ललिता से आकर कहती है, ललिता और कैसी है तू? तेरी दुकान तो खूब चल रही है। उसे चलाने के लिए मेहनत लगती है, जो सबके बस की बात नहीं है। तुझे तो दूसरों की मेहनत से जलना आता है। ये क्या बोल रही है ललिता? भला मैं क्यों किसी की मेहनत से जलने लगी? तू तो है ही ऐसी। तुझे इतनी दिक्कत थी मेरे दुकान से कि तूने तो सारे जगह में गा दिया कि मेरी दुकान के पनीर सड़े हैं। हाँ, मैंने ही ये कहा था, क्योंकि तेरी बहू ने मुझे मिर्ची के पराठे खिलाए थे, जिसे खाकर मैं कई दिनों तक बीमार रही थी। तो तू रोज दुकान का नुकसान कराएगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। इस तरह ललिता कल्लो को कहती है कि किसी की मेहनत नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वो खुद भी बेईमान थी, लेकिन अब वो सुधर चुकी थी। अनीता के बेटे राहुल की शादी को 4 साल हो चुके थे। राहुल की बीवी काजल घर की बहुत ही अच्छी बहू थी और सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अनीता को फिर भी सारी रात चिंता में नींद नहीं आती थी, क्योंकि अनीता की बेटी कृतिका, जो कि 35 साल की हो चुकी थी, उसकी शादी अभी तक फिक्स नहीं हो पा रही थी। काफी सारे लड़के देखने के बाद भी कहीं भी उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। और एक दिन अनीता के सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। तभी काजल उसके पास चाय का कप लेकर आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए, चाय पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे बहू, चाय पीकर भी क्या ही हो जाएगा, मेरा दुख कम हो जाएगा क्या? ना जाने मेरी बेटी के हाथ पीले कब होंगे, कब शादी होगी, कब वो ससुराल जाएगी अपने। मेरी बेटी की उम्र 35 साल की हो गई है, उसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, अब तो उनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ना जाने मेरी बेटी की शादी कभी होगी, ना जाने क्या ही लिखा है उसके भाग्य में। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, दीदी के भाग्य में जब लिखा होगा ना, तब उनकी शादी हो ही जाएगी। और आप या मैं लिखकर या उनका भाग्य बदल तो नहीं सकते हैं ना। और वैसे भी दीदी अपने घर में ही है, किसी पराई के घर में थोड़ी ना है। काजल और अनीता बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और विमला अनीता और काजल की बातों पर अपनी सलाह देते हुए कहती है, देख काजल बहू, तेरी बात तो बिल्कुल सही है कि तेरी नंद अपने ही घर में है,
लेकिन जिंदगी भर थोड़ी ना कुंवारी रहेगी, उसकी भी तो शादी होनी चाहिए ना। मेरी बात मानो तो उसकी ना शादी एक आदमी से कर दो जिसकी बीबी भाग गई हो या तो फिर मर गई हो, क्योंकि अभी से इस उम्र में ऐसे ही रिश्ते मिलने वाले हैं। विमला इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कृतिका आ जाती है और विमला की बातें सुनकर कृतिका को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिस पर वो बोलती है, आंटी जी, लगता है आपको मेरी शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। आपने साड़ी गहने सब कुछ तैयार रखे हैं कि कब कृतिका की शादी होगी और कब मैं दुल्हन की तरह सजूंगी। अरे मुझसे ज्यादा जल्दी तो आपको है मेरी शादी की। और रही बात अंकल या लड़के से शादी होने की, तो जरा आप अपने घर में जाकर देखो। अरे आपकी तो बिहाई हुई बेटियां हैं ना, जो ससुराल छोड़कर आपके घर में आकर बसी पड़ी है। दूसरों के घर में सलाह देने से पहले खुद के घर को देख लीजिए, समझिए आप। कृतिका की बात सुनकर विमला का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी कृतिका अपनी माँ से बोलती है, इससे पहले आप मुझे कुछ कहो, इसलिए पहले मैं ही कह देती हूँ कि मेरी शादी नहीं हो रही या फिर मुझे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं शादी उसी के साथ करूँगी ना जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील करूँगी, जिसे देखकर मुझे लगेगा कि ये मेरी राइट चॉइस है। अब मैं कोई जानवर तो हूँ नहीं जिसके गले में पट्टा डालकर बस उसे खूंटे से बांध दीजिए। इसलिए भगवान के लिए विमला आंटी जैसे लोगों की बातों में आने से अवॉइड कीजिए। ये सवाल आपका होना चाहिए, क्योंकि बात आपकी बेटी की जिंदगी का है। इतना कहकर कृतिका भी वहाँ से चली जाती है और इन सब के बाद से तो अनीता की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दिन गुजरते हैं और शादी न होने की वजह से और लोगों के ताने सुन सुनकर कृतिका स्वभाव अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी चिढ़ जाया करती और ऐसी एक दिन काजल उसके कमरे में सफाई कर रही थी। तभी काजल से गलती से चार्जिंग पर लगा हुआ कृतिका का फोन गिर जाता है और फोन को नीचे गिरता देखकर कृतिका गुस्से में चिल्लाती है, भाभी आपको नजर नहीं आता क्या? ठीक से काम नहीं कर सकती आप? मेरे सर पर वैसे ही लोग शादी को लेकर चढ़े हुए हैं। साथ ही एक लौता फोन है मेरे पास जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। अरे ये घर वाले तो मुझे फोन भी नहीं दिलाते, ऊपर से ताने और मारते। दीदी, मुझसे गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आई एम सो सॉरी दीदी। आई एम सॉरी भाभी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी। वैसे दीदी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो भाभी, क्या बात है? देखो दीदी, उम्र सिर्फ एक नंबर है जो हमें हर साल के साथ मिल जाता है, लेकिन असली काबिलियत तो हमारी सफलता होती है ना, हमारी मेहनत होती है। और मैं जानती हूँ दीदी कि आप बहुत ही मेहनती और अच्छी इंसान हो, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। देखना, देर से ही सही, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा जहाँ आप बहुत खुश रहोगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर कृतिका को बहुत अच्छा लगता है और वो धीमा सा मुस्कुरा देती है। दिन गुजरते हैं। अनीता कई लड़कों से कृतिका को मिलवाती है, लेकिन फिर भी कृतिका का कोई लड़का पसंद नहीं आता। इस बात से परेशान होकर एक दिन अनीता कृतिका पर गुस्सा करते हुए बोलती है, कृतिका कब करेगी शादी? किसी लड़के को तो पसंद कर ले और शादी कर ले। बेटी, कभी कभी जिंदगी में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जरूरी नहीं कि जो हम चाहे वही मिले हमें। अरे अब तू 35 साल की हो गई है, 10 साल इंतजार करेगी ना तो 45 साल की हो जाएगी। बेटा, इस उम्र में तेरा 10 साल का बेटा होना चाहिए था और तूने अभी तक शादी भी नहीं की। और तूने अगर ज्यादा समय लगाया ना तो जिन लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं उनके बच्चों की भी शादी हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, जिन लड़कों की फोटो दिखाई है उनमें से किसी को तो पसंद कर ले। देख बेटा, अभी सोच ले, अभी शादी हो जाएगी, बाद में वरना कुंवारी बैठी रह जाएगी पूरी जिंदगी। अपनी माँ की बातें सुनकर कृतिका को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी काजल अपनी ननद के पास आती है और कृतिका को समझाने लगती है। तभी कृतिका रोते हुए बोलती है, भाभी बस एक आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। मैं क्या करूं अगर मेरी उम्र बढ़ रही है तो? इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो? अब बढ़ती उम्र को मैं रोक तो नहीं सकती ना जाने लोगों को मैं इतना चुभ क्यों रही हूँ। रोते हुए कृतिका को काजल अपने गले लगाकर चुप करवाती है और जैसे ही तैसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और ऐसे एक दिन कृतिका का बचपन का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। पूरब को देखते ही कृतिका खुश हो जाती है। हालांकि वो एक अलग जाति का लड़का था
इसलिए कभी कृतिका ने उससे अपने दिल की बात नहीं कही थी। लेकिन वो बचपन से ही उससे प्यार करता था, इसलिए उसने अब तक शादी भी नहीं की थी। ऐसे एक दिन कृतिका जब काम कर रही थी तो पूरब चुपके चुपके उसको देख रहा था, और ऐसा करते हुए काजल उसे देख लेती है और काजल पूरब के पास जाती है और उससे बोलती है, ये क्या हो रहा है? मेरी ननद जी को चुपके चुपके देखा जा रहा है। वो भाभी, वो तो मैं बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सच में भाभी, आप मेरी मदद करोगी क्या? हाँ हाँ जरूर करूंगी ना तुम्हारी मदद, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। पूरब अपने दिल की सारी बातें काजल को बता देता है, जिसे सुनकर काजल को बहुत खुशी होती है। जिसके बाद पूरब वहाँ से चला जाता है और काजल सीधा अपनी सास के पास जाती है और पूरब की सारी बातें अनीता को बता देती है। जिस पर अनीता बोलती है, बहू ये क्या कह रही है तू? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी बेटी एक तो 35 साल की हो गई है, ऊपर से लड़का किसी और जात का। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लोग क्या ही कहेंगे कि लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिला तो दूसरी जात की लड़के से शादी कर दी। वैसे ही लोग इतने ताने देते हैं। तू क्या चाहती है कि लोग और ज्यादा ताने दे? माँ जी, आप किन लोगों के बारे में सोच रही हो? अरे ये 4 लोग कभी सगे नहीं होते हमारे, और कोई भी नहीं होता है। और वैसे भी पूर्व बचपन से ही कृतिका को जानता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। ये जात पात कुछ नहीं होता है माँ जी। माँ जी, सब कुछ इंसान का व्यवहार और प्यार होता है, जो कृतिका और पूर्व में बहुत ज्यादा है। आप सभी बातें छोड़िए और दुनिया की विडम्बनाओं को छोड़कर अपनी बेटी का घर बसाइए और हमारी 35 साल की ननद की शादी करवाइए। काजल के समझाने पर अनीता समझ जाती है, जिसके बाद काजल कृतिका से बात करती है और कृतिका भी पूरब के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद कोर्ट मैरिज के जरिए पूरब 35 साल की कृतिका की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।